हेलो गाइस टू ये हमारी स्टोरी की चैप्टर 4 है व्हेन द मून हैच्ड। इसको लिखा है सारा अपाकर ने। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तारिक का खून बर्फ पे छीटा, उसके गंदे कांटे से फाउंटेन की तरह फुटता हुआ। मैं अपनी जेब में हाथ डालती हूँ और अपनी रिंग पहन लेती हूँ। मेरे कानों पे बजता हंगामा एकदम से बंद हो जाता है। बस क्लोड की नेचुरल आवाज़ें रह जाती हैं जो कॉर्नर्स के पास से चिल्ला रही हैं, बिना उसकी पागलपन भरी हंसी या काटने वाले गीत के। मैं अपनी गर्दन इधर उधर हिलाती हूँ, कंधे घुमाती हूँ, हमेशा आयन की नलिंग पावर के लिए शुक्रगुजार। मैं खुद उससे बंद कर सकती हूँ अगर फोकस करूँ, लेकिन इसमें मेहनत लगती है और सोते वक्त मेरी गार्ड गिर जाती है। क्लोड बड़ी मास्ट है, लेकिन जब वो आधी रात में चिल्लाती है तो नींद खराब हो जाती है। और वो बहुत जोर से बोलती है, कान में उंगली डाल दूं वाली जोर। हालांकि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। उसकी बुरी साइड पे नहीं आना चाहती। कहते हैं जितना जोर से कोई एलिमेंटल गीत सुनता है, उतना ही गहरा कनेक्शन होता है, और उनकी भाषा सीख के उनके शब्द बोलने से उतनी ही ज्यादा ताकत मिलती है। ये एक आशीर्वाद भी है और श्राप भी जब बात गॉडेस की आती है, क्योंकि उसकी चीखें इतनी तेज होती हैं कि खाल काट सकती हैं। इससे बुरा कुछ नहीं जब लगता है जैसे तुम्हारा दिमाग फ्लफी टुकड़ों में काट दिया जा रहा हो। मैं अपना वेल वापस ठीक करती हूँ, अपने चेहरे का निचला हिस्सा छुपाती हूँ जब मैं विंड टनल के एंट्रांस पे जाती हूँ और बाहर जंकती हूँ। लेफ्ट राइट देखती हूँ उस पतली सी सड़क पे जो दीवार में एक ग्रूव की तरह कटी हुई है। ये चेक करती हूँ कि मेरा क्लोक्ड ऑब्जर्वर कहीं आयन ब्लेड पकड़ने के लिए तो नहीं आ गया मेरी पैसलियों के बीच। ना उससे देखती हूँ, ना किसी और को। मैं आगे बढ़ती हूँ, नीचे डिच की तरफ देखती हूँ। बर्फ के जक्केट चमकते हुए सोमग्स के झुंड के साथ उलझते हैं, लेकिन मुझे कोई और मूवमेंट नहीं दिखती। ना ही नीचे स्टेयर पाथ पे कोई है, ना उसके नीचे वाले पे। मैं बड़े से क्लेफ्ट के आर पार दीवार के दूसरे हिस्से को देखती हूँ। नॉर्थ साइड पे भी कोई नहीं, ना ही पास के स्काई ब्रिजेस पे जो दोनों के बीच लटकते हैं। ये एक अच्छी सी सरप्राइज है। मैं किनारे से हट जाती हूँ और मुड़ती हूँ। मेरे कदम गूंजते हैं जब मैं तारिक की लाश के पास वापस जाती हूँ, जो अभी भी उसके हाथ से दीवार पे लटकी हुई है, उसका सर एक तरफ झुका हुआ। मैं अपनी ब्लेड पत्थर से निकालती हूँ और उसका जिस्म लाल के गरम ढेर में गिर जाता है। अपने गाउन को देखती हूँ, मैं जुबान छूकाती हूँ जब खून के छिंट उसके रंग को कुछ जगह और गहरा कर देते हैं। मैंने सोचा था इस बार काम साफ होगा। हर बार कभी नहीं होता। मैं अपनी स्कर्ट का ओवले खोलती हूँ, बॉर्डर्स का अप्रीलियर चीरती हूँ और गंदा कपड़ा निकल देती हूँ। नीचे एक परफेक्ट कॉपी दिखाती हूँ, गंदे लेयर को एक पार्सल में बंद के इस रबिश शूट में फेंक देती हूँ जो दीवार में टनल की तरह बना है। शहर में ऐसे काफी शूट्स हैं जो ग्राउंड लेवल से नीचे, अंडरसिटी के कुछ लेवल्स के पार, एक बड़े वेलवेट ट्रॉग के घर तक जाते हैं जो गोरे के कचरे पे जीता है। मैं सर एक तरफ झुकती हूँ, तारिक और शूट के बीच का फासला सोचती हूँ। ये तय करती हूँ कि शायद ये मेरे लिए उससे उठाने के लिए थोड़ा ऊंचा है। बेहतर है बस उससे दीवार के छेड़ से धकेल दूं ताकि शेड बॉन्ड शिकारी उससे खा जाएं। एक सांस छोड़ती हूँ, मैं उसके बेजान जिस्म को देखती हूँ। एक ऐसी दुनिया की तस्वीर करती हूँ जहाँ चमकदार चीज़ों को निगलने वाले और उन्हें टूट के निकलने वाले ना हों। सोचो, मैं धीमे से बोलती हूँ, उसकी पंथ पे अपनी ब्लेड्स साफ करती हूँ फिर उन्हें छुपा देती हूँ। बस सोचो। मैं सर हिला देती हूँ, तारिक के एंकल्स पकड़ती हूँ और अपनी जंघों की पूरी ताकत से उसके वजन को खींचती हूँ। शुक्र है कि वो मुझ पे जब था इसके आखिर तक पहुँचने से पहले। जब मैं उससे ड्रॉप की तरफ खींचती हूँ, हवा टनल में इतनी जोर से चलती है कि मुझे लगता है उसने उससे धक्का दिया, और मैं मुस्कुराती हूँ। क्लोड एक पागल, क्रोधी बीचा है। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं तारिक को इस तरह एडजस्ट करती हूँ कि वो किनारे के इतना पास हो कि उसका हाथ लटक रहा हो। फिर उसके ट्यूनिक पे हाथ साफ करती हूँ, उसके पीछे झुक के, और पूरी ताकत से उससे धकेल देती हूँ। जब वो मेरी पकड़ से निकल जाता है तो पत्थर पे खुद को संभालती हूँ। आगे झुक के मैं उससे दीवार के नीचे के छोटे डांट वाले बेस की तरफ गद देखती हूँ। वो एक पत्थर के टुकड़े पे छुपता है जो उसके पेट के आर पार चला जाता है, और मैं खुद को सोचती हूँ कि काश मैंने उससे जिंदा रखा होता ताकि वो ये महसूस कर पाता। डैम, छूटा हुआ मौका। खड़ी होती हूँ,
मैं अपने बूट के किनारे से खूनी बर्फ के धब को खुरच के एक ढेर में करती हूँ और उससे किनारे से लात मार देती हूँ। तारिक का हाथ जेब में डाल के मैं विंड टनल से धीरे चलती हूँ। एंट्रांस से पहले रुकती हूँ। मेरी नज़र दीवार पे चिपके एक पार्चमेंट पे पड़ती है। मैं पास जाती हूँ, आंखें स्क्रिप्ट पे सुकून करती हैं। फिर हमें एक लेटर दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है द रेबेलियस ग्रुप नोन एज FIURDOAT हैज इंटरसेप्टेड येट अनदर कैरेज ऑफ फ्रेश एलिमेंटल कॉन्स्क्रिप्ट्स ऑन देयर वे टू PRELGAD फॉर कॉर्पोरल ट्रेनिंग। These are your children they're stealing, taking who knows where, likely exploiting their unique gifts for their own political gain. They are weakening our kingdom, making US vulnerable to attack. This must be stopped. Any fruitful information will be rewarded with 10 buckets of bloodstone and complimentary accommodation on the north side of the wall. Ground level, for 3 phases, बच्चों को चुराना। उनके टोफन का अपने सियासी फाइट के लिए शोषण। क्या बकवास शिट है ये। और क्राउन अब हमसे जुड़न वालों को धमकी नहीं दे रहा, बल्कि एक ऐसा लालच दे रहा है जिससे इनकार करना मुश्किल है। स्पेशली उनके लिए जो बेघर हैं, माइंस में काम करते हैं, हर फेज में बस कुछ पाउचेस ब्लडस्टोन पे गुजारा करते हैं। ये सब कुछ बदल देता है। गुर्राट हुए मैं ये झूठा पार्चमेंट चीरती हूँ और उससे एक गोल गंडी बना देती हूँ। बस कोना के आसपास जाती हूँ जब मैं किसी सख्त चीज से टकराती हूँ। एक मजबूत हाथ मेरी कलाई पे लपेट जाता है, मुझे संभलता हुआ। वही कलाई जो अभी इस पार्चमेंट की गंडी के चारों तरफ बांधी है, जो मुझ पे एक बड़ा इनाम दे रहा है। मैं ऊपर देखती हूँ जब हवा का एक झोंका हंग्री हॉलो के इस मिस्टीरियस आदमी का हुड पीछे धकेल देता है। मेरा दिल धड़क जाता है, सांस ढीली पड़ती है। पहली बार जब से फैलन ने मुझे बोलना सिखाया, मैं शब्द के लिए खाली हूँ। वो सख्त तरसा हुआ है, काचा, बेहद सुंदर। मेरे लंग्स उसकी खुशबू से भर जाते हैं, इतनी गहरी और नशा चढ़ाने वाली, जैसे पिघला हुआ पत्थर जिसमें ने एक चम्मच क्रीम डाल दी हो। मैं सांस रोक लेती हूँ, उससे देखती हूँ, उसके काले बाल जो उसके कंधों के थोड़ा नीचे तक जाते हैं, उन्हें पसंद करती हूँ। आधे बाल पीछे बंधे हैं, उसके चेहरे पे जो थोड़ी सी छाया में है। कुछ ढील बाल उसके तीखे नज़र को नाम नहीं कर पाते। उसकी आंखें जलते लकड़ी के गहरे पिघले हुए रंग की हैं। उसकी भान घानी है। चेहरे का निचला हिस्सा एक काली दाढ़ी से छुपा है जो उसके पहले से ही मजबूत रूप में एक रगड टेक्सचर जोड़ती है, जैसे वो किसी प्रसिद्ध योद्धा क्लैन का है जो बोल्टानिक प्लेन्स में लाखों फेजर्स पहले बसा था। एक कुल्हाड़ी और खून की प्यास वाली चीख के साथ उसकी नज़र मेरी आंखों से हट जाती है, चारों तरफ देखती है, हर छाए हुए डीप को खोजती है। मैं देखती हूँ उसके राइट कान का टेपर्ड टिप एक छोटे काले कफ से छेड़ा हुआ है जो उसके शेल का हिस्सा बंद करता है, लेकिन कोई बीड्स नहीं। वो नल के रूप में दिख रहा है, क्लिप के बिना, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये मान लेना बेवकूफ़ी होगी कि वो कोई एलिमेंटल गीत नहीं सुनता। स्पेशली उसकी गजब की एनर्जी को देखते हुए, जो मुझ पे धक्का दे रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो इस जगह से कहीं ज़्यादा बड़ा है जो वो अभी भर रहा है, जो काफ़ी है। मुझसे 1.5 सर ऊंचा, उसका छोड़ा सीना और कंधे मुझे एक सबसाइटे की याद दिलाते हैं। वो बोल्ड, मस्कुलर बिल्ड जो अक्सर द बर्न गरम, हमेशा धूप वाले उत्तरी किंगडम से गहरे रिश्ते वालों में मिलता है। उसकी सज़ा देने वाली नज़र फिर मुझ पे पड़ती है, और ये एक तेज़ लाठ की तरह है पैसलियोन पे। हवा निकलने वाली, सीना खाली करने वाली। वो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैंने अभी एक मारे हुए एलिमेंटल को दीवार से धकेल दिया हो। या शायद मैं सोच रही हूँ। मुझे यकीन है वहाँ कोई और एनहुलू नहीं था। उसकी भान के बीच की लाइन और गहरी हो जाती है। क्या तुम ठीक हो? उसकी भारी आवाज़ मेरे दिल पे ऐसी चलती है जैसे पत्थर पे फ्लिंट रगड़ा गया हो, मेरी बाफिली खून की धारा में अजीब सी चिंगारियां छोड़ती हुई। क्या मैं ठीक हूँ? मैं उसकी त्योरी चढ़ाती हूँ। क्या तुम पागल हो? शायद। वो गुर्राता है, आवाज़ जैसे गरम, गोल पत्थरों का ढेर। बर्फ का एक टुकड़ा मेरी माथे पे गिरता है, और मेरी सांस रुक जाती है जब वो अपना दूसरा हाथ उठाता है, मेरे चेहरे की तरफ लाता है, जैसे शायद वो इस टुकड़े को हटा देगा। मैं खुद को उसकी हरकत में खोटा हुआ पकड़ती हूँ इससे पहले कि मुझे एहसास होता है कि वो मेरे वेल के लिए हाथ बढ़ा रहा है। हमारे बीच की हवा सख्त और बेकार हो जाती है, यहाँ तक कि क्लोड भी अपना जैकेट बंद कर देती है। मैं नहीं करूँगी, मैं धीमे से बोलती हूँ।
एक छोटी आयन डैगर उसके सी रॉच पे लगा के, वो डैगर जो हमेशा मेरी स्लीव में राखी होती है ऐसे वक्त के लिए। उसकी भान ऊपर चढ़ जाती है। तेज हाथ, ये आयन का है, मैं ये सुन सकता हूँ। वो गुर्राहता है, उसकी आवाज़ उत्तरी लोगों के रिच एक्सोटिक एक्सेंट से भरी हुई। नाम अभी, और वो झूठा नाम नहीं जो ट्यून हंग्री हॉलो में हायर करने वाले को दिया था। काफी थरा इंटरेस्टिंग। मैं अपनी छोटी आयरन ब्लेड पे और जोर लगाती हूँ जो अब उसके अगेंस्ट सब कुछ के खिलाफ छोटी सी लगती है, लेकिन मैं चैलेंज से पीछे हटने वाली नहीं, लेकिन अगर ट्यून मेरी कलाई नहीं छोड़ी तो मैं तेरा सियोक तुझे सर्व कर दूंगी। मेरे शब्द सल्ट्री स्मूथ हैं, उससे एक बैलेड की तरह दिए गए जो मुझे यकीन है वो मेरी रात भर गाए सॉन्ग से कम पसंद करेगा, जब तक उसके मुंह का कोना थोड़ा सा ऊपर नहीं जाता। मुझे हैरान करता हुआ वो एक खुरदुरी आवाज निकालता है, मेरी कलाई छोड़ देता है, फिर पीछे हट जाता है। हमारे बीच एक छोटा सा क्लेफ्ट बनाता हुआ जो एक कैन्यन जैसा लगता है जिसके किनारे पे मैं खड़ी हूँ, मेरे पैरों के आंचज़ में झंझनाहट और पेट में एक अजीब सी उड़ान। कन्फ्यूजन मेरे ख्यालों को उलझा देता है। शुक्रिया, मैं बोलती हूँ, अपने कंधे सीधे करती हूँ। अपनी ब्लेड उसके सी रॉच पे रखते हुए मैं पार्चमेंट को और टाइट गंडी बना देती हूँ, फिर उससे अपनी जेब में डाल देती हूँ। शायद मुझे उससे मारना ना पड़े। उसने मुझे तारिक को मात नहीं देखा, ना मेरा चेहरा देखा, ना वो नोटिस जो मैंने दीवार से चीरा। उसने तो मुझ पे हाथ भी नहीं उठाया। शायद वो राक्षस नहीं जो मैंने सोचा था जब वो मुझे रात भर ऑब्सेसिव तरीके से घूरता रहा। और ये भी कि उससे उसी किनारे पे खींचने में कितना टाइम लगेगा जहां मैंने तारिक को ढकेला अगर मुझे यहाँ उसकी गर्दन काटनी पड़ी। वो भी अगर मैं उससे खींच सकूं। शायद मुझे उससे छोटे टुकड़ों में काटना पड़े, एक गंदा काम जो टाइम सोख लेता है। कुछ ऐसा जो मेरे पास कम होता जा रहा है। तारिक का हाथ मेरी जेब में एक भारी वजन है। अगर तुम इजाजत दोगे, वहाँ नीचे एक मारा हुआ मेल फे है, पेट में छुपा हुआ। वो बोलता है, भान छढ़े, अपना थोड़ी विंड टनल के खुले एग्जिट की तरफ झटका देता है जहाँ नीचे मौत का गिरना है। उसकी आवाज़ एक कठोर मोनोटोन जो मेरे ऑप्शंस के बीच और गहरा कट बनती है। मैं अभी वहाँ से आई हूँ और मुझे कोई मेल नहीं दिखा। मैं अपना डैगर स्टेडी रखती हूँ, मसल्स टायर। मुझे बस एक राक्षस दिखा। मैं उसकी आंखों में देखती हूँ, इंडिसिजन के तेज किनारे पे खड़ी। उसके जवाब का इंतजार करती हूँ जो हमारे बीच खिंचेगा इससे पहले कि मैं फैसला करूँ कि मैं किस तरफ गिरूंगी। क्या मैं इस आदमी को तारिक के साथ एक ही डब्बे में डाल दूं या किसी अलग, ज़्यादा सेफ डब्बे में? उसकी आंखें मुझ में घुस जाती हैं जैसे वो मेरी रूह के टुकड़े खोद रहा हो जब वो बोलता है, इसमें पूरी तरह सहमत हूँ। मैं थ्योरी चढ़ाती हूँ, मुंह खोलती हूँ, बैंड करती हूँ। सेफ डब्बा हाई सही, मेरा पीछा मत करना, मैं डांट पीस के बोलती हूँ, फिर अपना डैगर उसके सी रॉच से हटा के पास की सीधी से नीचे चलती हूँ बिना पीछे देखे। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।